26 है कि इन अ साइनोसॉइडल वेव द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ पॉइंट टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट इज 0.5 सेकेंड्स। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो पहले हम जरा इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो इस किस्म की होती है साइनोसॉइडल वेव। अगर कोई पॉइंट अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है तो उसको वापस जीरो डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम होता है t/4। अगर किसी पॉइंट को पूरे साइकिल में से गुजरने के लिए टाइम t लगता है, जो कि उसका टाइम पीरियड कहलाएगा, तो उसको इस मैक्सिमम वाले पॉइंट से इस जीरो वाले पॉइंट तक पहुंचने तक टाइम लगेगा t/4। और इतने टाइम में ये जो क्रेस्ट है ये मूव कर जाएगा यहाँ से यहाँ पर। और उसके बाद अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो वेव कुछ इस किस्म की होगी, लाइक दिस। वेव का क्रेस्ट यहां पर होगा, जहां पर पहले जीरो डिस्प्लेसमेंट थी वहां पर क्रेस्ट बन जाएगा और इट विल गो लाइक दिस। ये पॉइंट यहां पर मूव कर जाएगा, ये जो ट्रफ था ये आगे मूव कर जाएगा, यहां पर आके ट्रफ बन जाएगा, राइट। तो आफ्टर टाइम t/4 ये जो ब्लू वाली वेव है जो मैंने बनाई है, इस किस्म की वेव की हालत हो जाएगी। ठीक हो गया ना। पहले ये रेड वाली हालत होगी, आफ्टर टाइम t/4 जो वेव की पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी वो इस तरह की होगी जिस तरह ये ब्लू ट्रेस है। तो t/4 टाइम लगा है इस पार्टिकल को अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से जीरो डिस्प्लेसमेंट तक आने तक, और जो पार्टिकल जीरो डिस्प्लेसमेंट पर था वो t/4 टाइम पीरियड में अपनी जीरो डिस्प्लेसमेंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच गया है। जो पार्टिकल पहले अपने ट्रफ पर था तो वो ट्रफ से वापस जीरो डिस्प्लेसमेंट तक आ गया, वो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही थी। जो पार्टिकल जहां पर जीरो पर था ये अगेन इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच गया है उसी टाइम t/4 तक। यहां पर जो पार्टिकल था जीरो डिस्प्लेसमेंट पर ये भी ट्रफ पर पहुंच गया है उसी टाइम तक। ठीक है ना। तो टाइम लगता है t/4। तो ये जो हमें दिया गया है 0.5 सेकेंड, ये बेसिकली हमें t/4 दिया गया है। ठीक है ना। अब हमने इससे टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड जो होगा वो इस 0.5 सेकेंड का 4 टाइम्स होगा, राइट। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 आप करेंगे एंड इट विल बी 2 सेकेंड्स। ठीक हो गया। 2 सेकेंड्स इसका टाइम पीरियड है। वी नीड टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। सो फ्रीक्वेंसी विल बी 0.5 हर्ट्ज। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। 27 है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स का मतलब है हाफ लैम्डा। वो है 0.5 मीटर। तो इसका मतलब है कि लैम्डा क्या हुआ, लैम्डा इस 0.5 मीटर का डबल हो जाएगा। 1 मीटर की वेवलेंथ की बात हो रही है यहाँ पर। आगे स्टेटमेंट है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन हाफ द टाइम पीरियड। तो आपको पता होना चाहिए कि एक वेव लेंथ जितना फासला तय करती है कोई भी साइनोसॉइडल वेव इन 1 टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस तय करती है कोई वेव, 1 लैम्डा। तो हाफ टाइम पीरियड में वो कितना डिस्टेंस तय करेगी, ऑब्वियसली हाफ लैम्डा। ठीक हो गया ना। तो हाफ लैम्डा कितना है, 0.5 मीटर है। तो हाफ टाइम पीरियड में ये वेव इतना ही फासला तय करेगी। सो 0.5 मीटर सिंपली आपने इसका जवाब लगा देना है। 28 है कि स्टेशनरी वेव्स आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स बिकॉज इन देम देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी अलोंग द वेव। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि वेव्स जो हैं, जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं, ट्रेवलिंग वेव्स होती हैं, वो एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। दे ऑल्सो ट्रांसफर मोमेंटम इन फैक्ट। बट स्टेशनरी वेव्स का ये सिस्टम होता है कि इसमें होते हैं नोड्स और एंटी नोड्स, लाइक दिस। तो जब नोड्स और एंटी नोड्स वाली बात आ जाती है तो वहां पर एनर्जी इज ट्रैप्ड बिटवीन नोड्स। एक नोड से दूसरे नोड के तक एनर्जी ट्रेवल नहीं करती, दो नोड्स के बीच में ट्रैप रहती है। एक टाइम पीरियड तक, एक टाइम पर, एक इंस्टेंट पर हम देखेंगे तो वेव इस तरह की होगी, किसी और टाइम पर ये वेव इस तरह की होगी, और इन्हीं दो पोजीशंस के बीच में ऑसिलेट करते रहेंगे ये पार्टिकल्स। ये जो नोड्स हैं ये कभी भी मूव नहीं करते। सो इस पोर्शन, इस सेगमेंट की जो जितनी भी एनर्जी है वो इस सेगमेंट तक ही रहेगी। इस सेगमेंट की एनर्जी पूरी की पूरी इस सेगमेंट तक ही रहेगी, और ये जो बीच वाला सेगमेंट है इसकी भी एनर्जी इधर ही रहेगी।
जब सारे के सारे पार्टिकल्स अपने अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे तो सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी उस वेव में। जब सारे के सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशन से गुजर रहे होंगे, इस तरह की सिचुएशन होगी, सारे पार्टिकल्स मीन पोजीशन से गुजर रहे होंगे, तो तब सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में होगी। लेकिन स्टिल एक सेगमेंट की एनर्जी, यानी कि दो नोड्स के बीच वाले सेगमेंट की एनर्जी उसी सेगमेंट में ही रहती है, नोड्स के अक्रॉस मूव नहीं करती। सो सिंस देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अलोंग द वेव, दैट इज व्हाई इन वेव्स को हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, कि वेव्स उधर ही बार बार जो है ऑसिलेट पार्टिकल्स को करवा रही है, लेकिन स्टेशनरी है, ट्रेवल नहीं कर रही। 29th है द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नोड एंड फोर्थ एंटी नोड इन अ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स इज व्हाट। तो इसको डायग्रामेटिकली हमें समझना पड़ेगा ऑब्वियसली। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक हो गया। ये है पहला नोड, ये है दूसरा नोड, ये है तीसरा नोड, ये है चौथा नोड, ये है पांचवा नोड। अगर मैं एंटी नोड्स को लेबल करूं तो मैं इस तरह से लेबल करूंगा, ये है पहला एंटी नोड, ये है दूसरा एंटी नोड, ये है तीसरा एंटी नोड, ये है चौथा एंटी नोड, ये है पांचवा एंटी नोड। हमें मालूम करना है पहले नोड से लेकर यहां से स्टार्ट करना है फोर्थ एंटी नोड तक, अंटिल दिस। अब देखें दो नोड्स के बीच में जो फासला होता है वो होता है लैम्डा बाय 2 का। तो यहां से यहां तक का फासला लैम्डा बाय 2 हो गया। आगे मजीद यहां से यहां तक का फासला फिर से लैम्डा बाय 2 हो गया। यहां से यहां तक का फासला अगेन लैम्डा बाय 2 हो गया। एंड यहां आगे एक नोड से अगले एंटी नोड तक का फासला जो होगा वो लैम्डा बाय 4 होगा। अगर हम इन सारे के सारे फासलों को ऐड कर दें, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, तो you will get 7 lambda by 4 as the correct option. So distance between first node and fourth antinode is 7 by 4 lambda, या 7 lambda by 4. Next है, an observer on the seashore observes 54 waves reaching the coast per minute. 54 waves per minute का मतलब है कि 54 divided by 60 अगर हम कर दें सेकंड्स में, तो इतने हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमें ये दी गई है। 54 वेव्स इन 60 सेकेंड्स। वेवलेंथ आपको दे दी गई है 10 मीटर्स। आपने कैलकुलेट करनी है क्या, वेलोसिटी। v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v इज इक्वल टू एफ की जगह आप 54 बाई 60 लिख दें, मल्टीप्लाइड बाय लेमडा की जगह आप लिख दें 10 मीटर्स। ठीक हो गया। यहां पर 6 आ जाएगा, 9 6 54 होता है, तो 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर्स पर सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। 31 है, a light beam enters glass from air, which one of the following quantities will remain the same? तो ये दो आपने असूल हमेशा याद रखने हैं। अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है तो क्या होगा कि लाइट की वेवलेंथ कम हो जाएगी, लाइट की स्पीड भी कम हो जाएगी, डेंसर मीडियम में आ रही है ना, बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम। फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की हमेशा सोर्स पर डिपेंड करती है। वो सोर्स अगर येलो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और आप उस येलो लाइट को हवा से निकाल कर आगे ट्रैवल करवा के उसके आगे शीशा रख देते हैं, उसके आगे पानी रख देते हैं, कोई और मीडियम रख देते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम कोई भी, उस लाइट का कलर कभी चेंज नहीं होता, राइट। वो अलग बात कि किसी किसी केस में हम बीच में एक कलर्ड ग्लास रख देते हैं तो वो उस ग्लास के स्टेनिंग इफेक्ट की वजह से वो लाइट हमें डिफरेंट कलर की महसूस होती है। जैसा कि सफ़ेद बल्ब के ऊपर अगर आप कोई काले कलर का शीशा लगा दें तो वो लाइट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, किसी और कलर का शीशा लगा दें तो वो फिर वही कलर हमें लगता है हमारी आंखों को। तो वो एक डिफरेंट केस है। हम ट्रांसपेरेंट मीडिया की बात कर रहे हैं कि अगर लाइट एक रेयर ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी और डेंसर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, उसका कलर कभी चेंज नहीं होता। तो अगर उसका कलर चेंज नहीं होता तो बेसिकली हम जो कलर नोट करते हैं वो हम फ्रीक्वेंसी को देख के नोट करते हैं। हमारी आंखों को लाइट वेव्स एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर रॉड्स और कोन्स को जब हिट करती हैं, एक सेकंड में इतनी वेव्स, एक सेकंड में इतनी वेव्स, इतनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो उससे हमारे रॉड्स और कोन्स जो है वो अंदाजा लगाते हैं कि लाइट किस कलर की है। वो उसी स्पीड पर फिर ऊपर नर्व इंपल्स भेजते हैं। तो कलर जो है बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लाइट जब भी हवा से जो है ग्लास में एंटर होगी उसकी फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड रहेगी। ऐसा कभी नहीं होता कि येलो लाइट आपने एंटर करवाई थी और अंदर आकर वो ग्रीन या रेड कुछ और होगी।
प्रोवाइडेड दोनों कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट मीडिया हो तो फ्रीक्वेंसी इज द ओनली थिंग विच रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन अ लाइट बीम एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। क्वेश्चन नंबर 32 है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स ऑन अ स्टेशनरी वेव सेटअप ऑन अ स्ट्रिंग इज 5 मीटर। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से सुनिएगा, ये जब भी मैं टेस्ट में देता हूँ तकरीबन मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो इसको हमेशा गलत ही करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि ये थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो ये इजी है। ऐसा है कि आपको डिस्टेंस दे दिया गया दो कंसेक्यूटिव नोड्स का 5 मीटर, यानी कि लैम्डा विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पर टॉप लेफ्ट में लिख रहा हूँ, लैम्डा जो होगा वो इसका ट्वाइस होगा 10 मीटर। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा ओवर 2 है, तो लैम्डा ओवर 2 अगर 5 मीटर है तो लैम्डा 10 मीटर है। मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है फ्रीक्वेंसी का दे दिया गया है 2 हर्ट्ज। अगर आप यहाँ से वेलोसिटी निकालें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 20 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएंगे। ये तीन चीज़ें हमने बिफोर मेकिंग एनी चेंज टू द अरेंजमेंट की है। अब उसके बाद आगे चेंजेस क्या हैं ये ज़रा गौर से देखें। स्ट्रिंग को 4 हाफ्स में काट दिया गया है और उन 4 हाफ्स को दे आर वाउंड ओवर ईच अदर एंड अगेन अ स्टेशनरी वेव इज सेटअप इन द स्ट्रिंग। यानी कि स्ट्रिंग हमारे पास इस किस्म की थी, उसके 4 हमने टोटे कर दिए और उन 4 टोटों को एक दूसरे के ऊपर लपेट दिया, तो एक मोटी स्ट्रिंग बन गई जिसकी लेंथ क्या है, लेंथ जिसकी 1/4 है ओरिजिनल लेंथ के, लेकिन इसका मास जो है वो उतना ही है जितना पहले था। लेंथ को हमने क्या कर दिया 1/4 कर दिया है, मास सेम ही है क्योंकि वो 4 टोटों को एक दूसरे के ऊपर दोबारा लपेट दिए तो मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एक और चीज जो होती है मास पर यूनिट लेंथ के नाम से, m0 मैं उसको लिख रहा हूं, मास पर यूनिट लेंथ। अब लेंथ को हमने 1/4 कर दिया है, मास को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो मास पर यूनिट लेंथ को बेसिकली हमने क्या किया है, हमने इसको 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, राइट। लेंथ को 1/4 कर दिया है, मास पर यूनिट लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया है, मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये सारे का सारा इस स्टेटमेंट का मुद्दा है, यहां से लेकर यहां तक, राइट। इसको अगर आप समझ लें तो आगे काम आसान हो जाएगा। अब आपको आगे फार्मूलाज का पता होना चाहिए। सबसे पहले आप स्पीड का फार्मूला लगाएं। स्पीड इन अ स्टेशनरी इन अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय दिस। ऊपर है टेंशन, नीचे होता है मास पर यूनिट लेंथ। अब आपने मास पर यूनिट लेंथ को अगर 4 टाइम्स कर दिया तो आप यहां पर देखें स्पीड ऑफ द वेव्स इज गिवन बाय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर मास पर यूनिट लेंथ 4 टाइम्स हो गया है तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हाफ हो जाएगी। ठीक हो गया। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब आफ्टर दीज चेंजेस स्पीड कितनी हो जाएगी, इसका हाफ हो जाएगी, 10 मीटर्स पर सेकेंड। एक चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली, हमें वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी तीनों चीजें पूछी गई हैं कि बताएं क्या होगी। एक चीज हमने निकाल ली है। अब हम फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का v/2 टाइम्स ऑफ लेंथ। अब देखें स्पीड हमने हाफ कर दी तो स्पीड की जगह डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, इस तरह से चेंज आएगी। लेंथ को हमने क्या किया, लेंथ को हमने 1/4 कर दिया था, राइट। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/4, या इसको अगर उल्टा करके हम न्यूमरेटर में 4 लिख दें तो दैट विल बी बेटर। तो ये चेंजेस आएंगी। इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2, राइट। 4/2 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज हुई है, 2 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल का डबल हो जाएगी। पहले कितनी फ्रीक्वेंसी थी 2 हर्ट्ज, अब फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4 हर्ट्ज। दो चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, बाकी तीसरी चीज आप वेव इक्वेशन से कैलकुलेट कर लें। लैम्डा आपने कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इक्वल टू v/f। v क्या है, अब 10 है, f क्या है 4 हर्ट्ज है, 10 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स यू 2.5। तो लैम्डा क्या हो जाएगा 2.5 मीटर्स हो जाएगा, राइट। अगर नहीं समझ में आया दोबारा से रिवाइंड करें, वीडियो को दोबारा देखें और इसको अच्छी तरह से समझ कर जाएं। बिफोर मेकिंग दीज चेंजेस लैम्डा 10 मीटर था, बाद में 2.5 मीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई और वेलोसिटी हाफ हो गई। ये सारी की सारी चेंजेस हमें इस ए ऑप्शन में मिलती हैं। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि व्हेन ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ लाइट वेव्स रिमेन्स द सेम। अगर लाइट वेव एक ही मीडियम में रह रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहती है, बाकी फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ चेंज होती रहती है
डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स। बेसिकली फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है अगर कोई लाइट का सोर्स डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पर चूंकि सोर्स की बात नहीं की गई, हमें सिर्फ मीडियम वाली बात की गई है, तो द एग्जामिनर वांट्स टू नो कि आपको मीडियम का इफेक्ट पता है कि नहीं पता लाइट की स्पीड के ऊपर। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। एज लॉन्ग एज इट स्टेज विद इन द सेम मीडियम, उसकी वेलोसिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। और अगर हम सोर्स चेंज नहीं करते, सेम सोर्स रखते हैं, तो तब फ्रीक्वेंसी भी सेम ही रहती है। बट सिंस यहाँ पर मीडियम के ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है, तो वी विल सेलेक्ट वेलोसिटी एज द करेक्ट ऑप्शन। अनलेस लाइट डज नॉट चेंज इट्स मीडियम, उसकी वेलोसिटी सेम रहती है। 34 है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? ऑप्शन ए है ब्लू लाइट ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड एज रेड लाइट। बिल्कुल ठीक बात है, लाइट के कलर से यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी से कोई असर नहीं पड़ता उसकी स्पीड के ऊपर। स्पीड उसकी वही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नॉर्मल होती है, विच इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8 मीटर्स पर सेकंड। दूसरा है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव इज द सेम एज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स दैट सुपर इम्पोज टू फॉर्म द स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव्स बेसिकली दो वेव्स के मिलकर बनती है, दो वेव्स ऐसी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो और दोनों वेव्स का जो फेज है वो ऑपोजिट हो। ठीक हो गया ना, डायरेक्शन भी ऑपोजिट होती है और डायरेक्शन बेसिकली ऑपोजिट होती है, बाकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उसकी सेम हो। सॉरी मैं फेज बोल गया, फेज का कोई यहाँ पर चक्कर नहीं होता। दोनों का जो है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑपोजिट हो और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ उनकी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, तो ऐसी वेव सुपर इम्पोज होकर स्टेशनरी वेव्स देती हैं। तो अगर हम अज्यूम करें कि पहली वेव का जो वेवलेंथ था वो 2 मीटर थी, दूसरी वेव्स भी 2 मीटर की आ रही थी, ये सुपर इम्पोज होकर जो स्टेशनरी वेव देंगे हमें, उसकी भी वेवलेंथ 2 मीटर ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि दोनों मिलकर आपस में 4 मीटर की स्टेशनरी वेव बना दें, नहीं, फ्रीक्वेंसी भी इसी तरह ही होती है, फ्रीक्वेंसी भी एड अप नहीं होती, सेम ही रहती है। ठीक हो गया। तो सुपरपोजिशन के वक्त अगर स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं तो जो इंडिविजुअल वेव्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी थी सुपरपोजिशन के बाद वही सेम ही रहती है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सी ऑप्शन है, इफ टू वेव्स विद 120 डिग्री फेज डिफरेंस सुपर इम्पोज द रिजल्टिंग वेव हैज द सेम एम्पलीट्यूड एज द इंडिविजुअल वेव्स। कि अगर दो वेव्स जा रही हैं, दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस है 120 डिग्रीज का और ये दोनों सुपर इम्पोज होकर अगर एक ही वेव दें, तो इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सपोज इसका अगर 1 मीटर था, इस वेव का भी 1 मीटर था, तो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड भी 1 मीटर ही होगा। नॉर्मली तो एड अप हो जाते हैं, लेकिन अगर दोनों के दरमियान 120 डिग्री का फेज डिफरेंस हो तो एड अप नहीं होंगे, जवाब भी वही आएगा। रिजल्टिंग वेव का सुपरपोजिशन के बाद भी वही एम्पलीट्यूड रहेगा। ऊपर हम इसके ऊपर पूरा एक एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर उसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने इसको बाकायदा सॉल्व करके प्रूव भी किया था कि हाँ ऐसा होता है। सो डी, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 35 है, एक 4 मीटर स्टील स्ट्रिंग है, ये उसकी लेंथ हमें दे दी गई है, जिसका वजन है 16 किलोग्राम। तो मास पर यूनिट लेंथ इसका क्या हुआ? मास पर यूनिट लेंथ इसका होगा 16 डिवाइडेड बाय 4 किलोग्राम पर मीटर इसका मास पर यूनिट लेंथ है। ये वाइब्रेट कर रही है एट 20 हर्ट्ज, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे दी गई है 20 हर्ट्ज। एक और वोवन स्ट्रिंग यहां पर यूज की गई है, पहले स्टील की थी जो कि भारी थी, अब वोवन धागे की बनाई हुई है, तो उसका मकसद शायद यही होगा कि उसका वजन कम किया जा सके। सेम लेंथ की है लेकिन इसका जो वजन है पहले वाली स्ट्रिंग से 1/4 है, राइट। तो इसके लिए मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा? इसका लेंथ वही सेम है, 4 मीटर ही हम लिखेंगे, लेकिन मास इसका जो है उसका 16 है, तो इसका उससे 1/4 है, यानी कि 4 है। तो 1 किलोग्राम पर मीटर इस दूसरी जो स्ट्रिंग है, वोवन स्ट्रिंग, इसका मास पर यूनिट लेंथ 1 किलोग्राम पर मीटर है। तो सवाल ये है कि व्हाट हार्मोनिक डू वी नीड टू पुट इट इन सो दैट इट वाइब्रेट्स एट द सेम 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। अब पहले वाली जो स्ट्रिंग थी वो अपने सेकंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही थी और 20 हर्ट्ज दे रही थी। तो वो कह रहा है इस दूसरी वाली जो स्ट्रिंग है इसको किस हार्मोनिक में वाइब्रेट करें, तो ये वही 20 हर्ट्ज देगी। आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2L मल्टीप्लाइड बाय F/m का स्क्वायर रूट। ये जो m होता है ये बेसिकली यहाँ पर m0 मैं इसको लिखना चाहूंगा क्योंकि हमने पहले m मास के लिए यूज किया हुआ है। m0 है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। तो यहां से हमें अंदाजा होता है कि अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहें, टेंशन भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, यहाँ पर टेंशन बताया नहीं है बट हम अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन लेंथ कांस्टेंट ही है, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास पर यूनिट लेंथ के। तो हमने देखा है कि पहले मास पर यूनिट लेंथ 4 था
अब मास पर यूनिट लेंथ 1 हो गया है, ठीक हो गया ना। तो क्या हो गया, ये 4 टाइम्स कम हो गया है। तो अगर मास पर यूनिट लेंथ 4 टाइम्स कम हो गया है तो फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक हो गया। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात है। पहले वाली वेव का सेकंड हार्मोनिक 20 हर्ट्ज का था, तो इसका फर्स्ट हार्मोनिक यानी कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज होगी, राइट। तो ये जो स्टील वाली स्ट्रिंग है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज की है। और अब ये जो वोवन स्ट्रिंग है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी एफ नॉट डैश में लिख रहा हूं, ये 2 टाइम्स ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका मास पर यूनिट लेंथ 4 टाइम्स कम है, सो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितनी है, 20 हर्ट्ज है, राइट। ये इसका पहला हार्मोनिक है। पहले हार्मोनिक के ऊपर ही ये 20 हर्ट्ज के ऊपर वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाती है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि हम इस दूसरी स्ट्रिंग को किस हार्मोनिक में वाइब्रेट करें कि ये भी 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे। तो जवाब उसका यही है कि आप उसको फर्स्ट हार्मोनिक में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ही वाइब्रेट करवाएं तो वो आपको 20 हर्ट्ज देगी। जो पहले वाली स्ट्रिंग थी स्टील की स्ट्रिंग, वो अपने सेकंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही थी और तब जाकर 20 हर्ट्ज दे रही थी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज थी, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी। जबकि दूसरी स्ट्रिंग जो है इसको अगर आपने उसी 20 हर्ट्ज के ऊपर वाइब्रेट करवाना है तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही काफी है, ये अपने पहले हार्मोनिक में ही 20 हर्ट्ज दे देती है। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 36 है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए है स्टेशनरी वेव्स इन एन एयर कॉलम्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल्दो कि हम ये एयर कॉलम में ड्रॉ इस तरह से करते हैं वेव्स को, लेकिन ये होती लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ही हैं, साउंड वेव्स ही होती हैं, हवा वाली वेव्स है ना। एयर में जो वेव्स होती हैं जिनको सुना भी जा सकता है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ही होती हैं। तो ये जो हम ड्रॉ करते हैं ये ट्रांसवर्स टाइप, ये बेसिकली एम्पलीट्यूड वर्सेस लेंथ ग्राफ ही होता है। इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ ऑफ एयर कॉलम होता है और वाई एक्सिस पर एम्पलीट्यूड होता है। और हम देखते हैं कि इतनी लेंथ के ऊपर एम्पलीट्यूड इतना है, इतनी लेंथ के ऊपर एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो हो गया। तो इस तरह से ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, आपको पता होना चाहिए। ये नॉर्मली एयर कॉलम में जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ही जनरेट होती हैं। ये जो हम ट्रांसवर्स बनाते हैं ये सिंबॉलिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो ए वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बी वाली स्टेटमेंट जो है वो है द शॉर्टर द लेंथ ऑफ द पाइप द श्रिलर इट विल साउंड। तो क्लोज है या ओपन है, दोनों के लिए आपको जो फॉर्मूला है उसमें लेंथ हमेशा डिनोमिनेटर में ही होती है। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पाइप। लेंथ अगर बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी यानी कि ग्रेव साउंड होगा। लेंथ अगर कम कर देंगे शॉर्टर द लेंथ ऑफ द पाइप तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, श्रिल साउंड होगी। तो बी वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमने रॉन्ग स्टेटमेंट क्लास करनी है। तो सी वाली स्टेटमेंट अब क्या कहती है? सी वाली स्टेटमेंट ये कहती है कि फॉर रेजोनेंस ओवर एनी हार्मोनिक और ओवरटोन, किसी भी पर्टिकुलर हार्मोनिक के ऊपर अगर आपने रेजोनेट करवाना है ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप को, देन द ओपन पाइप नीड्स टू बी शॉर्टर इन लेंथ देन द क्लोज्ड वन। ऐसा है कि सपोज अगर हम यही इक्वेशन ही ले लें एफ एन और एफ एन, ये जो इक्वेशन है ये क्लोज्ड पाइप की है, ये जो इक्वेशन है ये ओपन पाइप की है, ठीक हो गया ना। तो हम देखते हैं दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता चल सकता है कि nth फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप is 2 times nth frequency of closed pipe। ठीक हो गया ना कि किसी भी एक हार्मोनिक के ऊपर अगर हम दोनों को आपस में देखें तो जो ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है वो ट्वाइस होती है एज कंपेयर टू क्लोज पाइप की। तो अगर हमने इन दोनों को आपस में बराबर करना हो, हम चाहें कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्लोज्ड पाइप की फ्रीक्वेंसी को या तो बढ़ाना पड़ेगा या ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा। क्योंकि किसी एक हार्मोनिक के ऊपर दोनों की फ्रीक्वेंसी को अगर आप मैच करें सेम लेंथ के पाइप्स लेकर तो ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी हमेशा जीत जाती है, वो थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ही प्रोवाइड करता है हमें हमेशा। तो अब हम क्या करेंगे? ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी को या तो कम करेंगे या क्लोज्ड पाइप की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। तो क्लोज्ड पाइप की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का क्या तरीका है कि इसको छोटा कर दें। हमने अभी देखा ना कि द शॉर्टर द लेंथ ऑफ द पाइप द श्रिलर इट विल साउंड। तो या तो आप क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें, ठीक हो गया, तब जाके वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कि क्लोज्ड पाइप को आपको छोटा करना पड़ेगा।
क्लोज्ड पाइप शुड बी स्मॉलर शॉर्टर, या आप ओपन पाइप को लंबा कर दें, ओपन पाइप शुड बी लॉन्गर, उसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, तो तब जाकर वो दोनों किसी एक हार्मोनिक के ऊपर रेजोनेट कर जाएंगे, उनका वो हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी। और अगर एग्जैक्ट वैल्यूज में बात करें तो किसी भी एक हार्मोनिक पर अगर आपने दो पाइप्स को रेजोनेट करवाना है आपस में, तो आपको चाहिए कि ओपन पाइप को 2 टाइम्स लॉन्गर लें एज कंपेयर टू क्लोज्ड पाइप। क्लोज्ड पाइप को उसका हाफ लेंथ वाला लेंगे और दोनों को फिर किसी एक पर्टिकुलर हार्मोनिक के ऊपर वाइब्रेट करवाएं, तो आप देखेंगे कि दोनों का वो हार्मोनिक मैच कर जाता है आपस में। ठीक हो गया ना? तो फॉर रेजोनेंस ओवर एनी हार्मोनिक ओपन पाइप नीड्स टू बी लॉन्गर इन लेंथ देन द क्लोज्ड वन। सी वाली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ओपन पाइप नीड्स टू बी शॉर्टर इन लेंथ, जो कि गलत स्टेटमेंट है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट दैट वी वर लुकिंग फॉर। सी को हम सेलेक्ट करेंगे, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 37 है फॉर nth हार्मोनिक ऑफ स्टेशनरी वेव्स द नंबर ऑफ नोड्स इन ओपन एंड क्लोज्ड पाइप्स विल बी। यहां पर मैं एक क्लोज पाइप बना रहा हूं और यहां पर मैं एक ओपन पाइप बना रहा हूं। अगर मैं पहला हार्मोनिक देखूं तो पहला हार्मोनिक ओपन पाइप में कुछ इस तरह का बनता है, और क्लोज्ड पाइप में कुछ इस तरह का बनता है। तो n इज इक्वल टू 1 है, इसमें भी एक नोड है, इसमें भी एक ही नोड है, राइट। अब n इज इक्वल टू 2 के लिए दोनों को ड्रॉ करके देखें, दोनों में दो दो नोड्स आ गए। इसी तरह इसको भी सेकंड हार्मोनिक में अगर आप ड्रॉ करके देखें तो इसमें भी कितने नोड्स आ गए हैं? 2 नोड्स आ गए। इसी तरह अगर आप आगे सारे देखें तो आपको पता चलेगा कि जिस भी n वैल्यू के ऊपर दोनों की डायग्राम बनाकर देखें उतने ही नोड्स ओपन में भी होते हैं, क्लोज में भी होते हैं। सो फॉर nth हार्मोनिक ऑफ स्टेशनरी वेव्स द नंबर ऑफ नोड्स इन ओपन एंड क्लोज्ड पाइप विल बी n एंड n। ओपन में भी n होंगे, क्लोज में भी n होंगे। 38 है कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, उसको क्लैम्प कर दिया है और उसको वाइब्रेट करवा दिया है, स्टैंडिंग वेव पैटर्न आ गया है। कौन सी वेवलेंथ पॉसिबल नहीं है? ऐसा है कि लैम्डा की जो जनरल फार्मूला होता है स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रिंग के लिए वो होता है 2L डिवाइडेड बाय n। अगर हम n को 1 ले लें तो लैम्डा जो होता है वो मैक्सिमम होता है और वो होता है 2L। इससे लंबा जो है लैम्डा कभी नहीं हो सकता, इससे लॉन्गर वेवलेंथ पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसके लिए n की वैल्यू अगर कोई चेंज कर दें, कोई हायर वैल्यू ले लें, n की वैल्यू यहाँ पर 2 लगा दें, तो जैसे जैसे ये n की वैल्यू बढ़ती जाएगी लैम्डा इससे कम ही होता जाएगा। मैक्सिमम लैम्डा की वैल्यू तभी अचीव होती है जब n 1 के बराबर हो, और वो मैक्सिमम लैम्डा की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है। तो इसका मतलब है कि लैम्डा ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज नॉट पॉसिबल। तो अब आपने ऑप्शन में देखना है कि कौन सा लैम्डा 2L से बड़ा है। ये L भी 2L से कम है, 2L खुद 2L है, L ओवर 2 भी 2L से कम है। 4L की जो वेवलेंथ है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो 2L से लंबी हो जाती है। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 39 है वेव नंबर हैज द यूनिट्स ऑफ। वेव नंबर होता है बेसिकली 1 ओवर लैम्डा, राइट। इसको वैसे V बार से शो करते हैं। 1 ओवर लैम्डा ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ कितनी है। फ्रीक्वेंसी हमें बताती है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। वेव नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट ऑफ वेव लेंथ, यानी कि पर मीटर। 40 है डॉपलर फार्मूला यूज करते वक्त हम कौन कौन सी एजम्पशंस नहीं करते। पहली एजम्पशन जो हम करते हैं वो हम ये करते हैं कि सोर्स और ऑब्जर्वर की जो मोशन है वो आपस में रिलेटिव हो, ठीक है ना। रिलेटिव मोशन होगी तभी डॉपलर फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज डॉपलर इफेक्ट होता ही नहीं है। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों इस तरह से मूव कर रहे हैं, सोर्स भी इसी तरफ मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर भी इसी तरफ मूव कर रहा है, और दोनों के आपस में रिलेटिव कोई डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा, तो रिलेटिव मोशन है ही नहीं, तो डॉपलर फार्मूला वहां पर इस सिचुएशन में यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि डॉपलर इक्वेशन है ही, डॉपलर इफेक्ट यहाँ पर है ही नहीं। सो ए वाली एजम्पशन तो हम बनाते हैं। हमें सवाल है कि विच एजम्पशन इज नॉट मेड। बी ऑप्शन है कि द वेव्स आर अज्यूम्ड टू बी मोनोक्रोमैटिक इन नेचर। ये भी बिल्कुल बात ठीक है। जब आप वो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट देखते हैं तो बेसिकली आप किसी भी स्टार से आने वाली एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को उठा लेते हैं और देखते हैं कि ये एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट किस तरफ शिफ्ट हुई है। पहले की निस्बत ये रेड
एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम की तरफ शिफ्ट हो गई है या पहले की निस्बत ये ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम की तरफ शिफ्ट हो गई है, तो तब आप अंदाजा लगाते हैं कि ये सोर्स ऑफ लाइट जो स्पेस में है ये हमारी तरफ मूव कर रहा है या हमसे दूर मूव कर रहा है। जो एरोप्लेन होता है उस वहां से भी इसी किस्म का, ये हम मोनोक्रोमेटिक ही साउंड वेव्स यहाँ पर जहाँ से रेडार से उसके ऊपर डालते हैं और वहां से मोनोक्रोमेटिक ही रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, तो हम देखते हैं कि ये डॉपलर शिफ्टेड हैं कि नहीं है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी। व्हाइट लाइट को हम उठाकर उस पे ऊपर डॉपलर फार्मूला नहीं लगा सकते, सिंगल फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। सो ये भी हम अजम्पशन बनाते हैं। सी है मीडियम इज अज्यूम टू बी एट रेस्ट, ये भी बिल्कुल करेक्ट अजम्पशन है। सोर्स यहाँ पर है और ऑब्जर्वर यहाँ पर है, इसके इर्द गिर्द जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनको हम अज्यूम करते हैं कि वो मूव नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो मूव करेंगे तो साउंड वेव्स अगर हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, उनकी जो स्पीड है वो अफेक्ट होगी मीडियम के मोशन की वजह से। जब जब मीडियम रेस्ट पर नहीं होता, मूव कर रहा होता है, तो उसके हिसाब से फिर नए फार्मूलाज जो हैं वो लगाने पड़ते हैं। उसमें डॉपलर इफेक्ट में आपको मीडियम की स्पीड भी एक जगह पर ऐड करनी पड़ती है। अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं तो हमने ये फार्मूलाज भी डिस्कस किए थे कि अगर मीडियम रेस्ट पर ना हो और आपको बता दिया जाए कि मीडियम इज मूविंग एट स्पीड v इन द डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, तो फिर आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, फिर वहां पर बाकायदा वैल्यूज आप पुट करते थे। तो ये सी वाली एजम्पशन भी बिल्कुल ठीक है। जनरली डॉपलर इक्वेशन लगाते वक्त हम अज्यूम कर लेते हैं कि मीडियम रेस्ट पर था, लेकिन अगर मीडियम रेस्ट पर ना हो तो फिर हमें डॉपलर फार्मूला में चेंजेस करनी पड़ती है। सो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 41 है कि एक स्ट्रिंग थी, लेंथ उसकी थी 5 मीटर, टेंशन उसकी 80 न्यूटन, मास उसका 1 kg। स्पीड आप मालूम करें वेव्स की जबकि फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है। सो स्पीड क्या होती है जनाब, स्पीड इज गिवन बाय f/m का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, m नॉट बेसिकली मैं देखो मास पर यूनिट लेंथ। तो टेंशन क्या है 80 न्यूटन, नीचे मास पर यूनिट लेंथ, मास है 1 kg, लेंथ क्या है 5 है। 80 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा, 8 5 40, ये 400 आ जाएगा। 400 को मैं लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसको 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, तो 20 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द वेव्स। 42 है लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग टाइड एट इट्स टू एंड्स इज 40 सेंटीमीटर, लेंथ दे दी गई है। मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी प्रोड्यूस की जा सकती है, हमने अभी देखा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ जो किसी भी स्टेशनरी वेव की स्ट्रिंग में प्रोड्यूस की जा सकती है दैट इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, इससे लंबी नहीं प्रोड्यूस की जा सकती। तो स्ट्रिंग की लेंथ अगर 40 सेंटीमीटर है तो 2 टाइम्स ऑफ 40 सेंटीमीटर विल बी 80 सेंटीमीटर्स। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 43 है कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, साउंड ट्रेवल्स फास्ट इन मॉइस्ट एयर, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। साउंड की स्पीड इज गिवन बाय दिस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, ठीक है ना, प्रेशर ओवर रो। तो मॉइस्ट एयर जो होती है वो थोड़ी सी लेस डेंस होती है, इसीलिए उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो ज्यादा हो जाती है। बी ऑप्शन है सिग्नल्स फ्रॉम अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक्सपीरियंस नो डॉपलर इफेक्ट, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर ये जमीन है और उसके बाहर एक मखसूस डिस्टेंस के ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जमीन के ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर ए है मुसलसल उसके सामने रह रहा है, ऑब्जर्वर आफ्टर सम टाइम ये ऑब्जर्वर ए की पोजीशन यहाँ पर हो जाएगी, तो इसके ऊपर जो पोजीशन ऑफ सैटेलाइट है वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। तो रिलेटिव मोशन कोई उस ऑब्जर्वर की और उस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की आपस में नहीं है, तो चूंकि रिलेटिव मोशन कोई नहीं है तो इसलिए डॉपलर इफेक्ट कोई भी यहां पर ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। सी है अ पर्सन लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ वेयर बाय अ साउंड ट्रेवल्स ऑन द सर्कुलर पाथ शैल एक्सपीरियंस अ डॉपलर इफेक्ट। ऑब्जर्वर यहां पर सेंटर पर है और उसके इर्द गिर्द एक सर्कुलर पाथ में जो है मूव कर रहा है एक ऑब्जर्वर, एक सोर्स, ठीक हो गया, यहां पर साउंड का सोर्स है, ये इस तरह से मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ है तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस इस ऑब्जर्वर का और इस सोर्स का मुसलसल सेम रहेगा, सोर्स यहां पर पहुंच जाएगा तब भी ये डिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा। तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स इन दिस केस। ऑब्जर्वर सेंटर में बैठा हुआ है और सोर्स उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है।
तो दिस पर्सन, यहाँ पर ये जो सेंटर में बंदा बैठा हुआ है, दिस पर्सन शैल नॉट एक्सपीरियंस द डॉपलर इफेक्ट। तो ये सी वाली स्टेटमेंट जो है ये गलत है और यही हमारा सेलेक्टेड ऑप्शन होगा। उससे पहले डी को देख लेते हैं। डी में है कि सिग्नल्स फ्रॉम अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सेंट टू मून विल बी डॉपलर शिफ्टेड। तो हमें अभी देखा कि अगर जमीन को के रिलेटिव जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को देखा जाए तो यहाँ पर डॉपलर शिफ्टिंग नहीं होती, लेकिन मून जो है जमीन से यहाँ पर है, तो ये जो सैटेलाइट है ये मून के रिलेटिव तो मूव कर रहा है ना, तो मून के हिसाब से इसकी रिलेटिव मोशन है। तो अगर ये ऑब्जर्वर ए जमीन के ऊपर है, ऑब्जर्वर बी मून के ऊपर बैठा होगा, तो उसको डॉपलर शिफ्टिंग इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की फील होगी। ठीक है ना, तो ये डी वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी थी, रॉन्ग स्टेटमेंट सी वाली है। क्वेश्चन नंबर 44 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अपीयर्स टू बी 10% लेसर देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एज 350 मीटर्स पर सेकंड। 10% लेसर है, तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा डॉपलर शिफ्टिंग का वो बनेगा अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी v माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय v। ये फार्मूला फार्मूलेट करना मेन काम होता है आपका डॉपलर इफेक्ट के सारे क्वेश्चंस में। आपने फार्मूला ठीक बना लिया तो सब कुछ ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी जो है इट इज 10% लेसर देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से 10% ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी माइनस कर दें, जो बाकी बचेगा वो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये किस तरह से आएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.1 टाइम्स एफ नॉट, 10% को डेसिमल में लिख रहे हैं हम, तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी जो है एफ नॉट माइनस 0.1 एफ नॉट गिव्स अस 0.9 एफ नॉट। ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर दें 0.9 एफ नॉट। दूसरी तरफ एफ नॉट वैसे का वैसे, स्पीड ऑफ साउंड 350 है, नफी ऑब्जर्वर की स्पीड डिवाइडेड बाय 350 अगेन, एफ नॉट से एफ नॉट कैंसिल, 0.9 वैसा का वैसा, 350 माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस। इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो आपके पास ये आ जाता है 350 माइनस 350 टाइम्स 0.9, 35 मीटर्स पर सेकंड आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 45 है कि एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टूवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स विद अ वेलोसिटी v/3। v जो है वो स्पीड ऑफ साउंड है, तो वो 1/3 स्पीड ऑफ साउंड से मूव कर रहा है टूवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स। तो आप इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनाएंगे, टूवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स मूव कर रहा है तो न्यूमरेटर में ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो ऐड हो जाएगी। ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। अब इस फार्मूले को आप अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करें, v प्लस v/3 डिवाइडेड बाय v। v प्लस v/3 का मतलब है 1/3 को आपने 1 में ऐड करना है। ठीक हो गया, तो 1 प्लस 3/3 हो जाएगा और ये 4/3 की फ्रैक्शन आ जाएगी। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ नॉट, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4/3 टाइम्स v डिवाइडेड बाय v। v से v कैंसिल, तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का 4/3 टाइम्स होगी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 46 है, अगर एक ऑब्जर्वर चेज करता है सोर्स को विद द सेम वेलोसिटी, सोर्स आगे आगे जा रहा है, ऑब्जर्वर उसके पीछे पीछे जा रहा है और दोनों की वेलोसिटी जो है सोर्स की और ऑब्जर्वर की सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों के दरमियान कोई भी रिलेटिव मोशन तो ना होगी ना। दोनों के दरमियान डिस्टेंस आफ्टर सम टाइम भी ऑब्जर्वर उधर ही रहेगा, सोर्स आफ्टर सम टाइम उधर ही रहेगा, दोनों के दरमियान डिस्टेंस कोई चेंज नहीं होगा, तो रिलेटिव मोशन कोई नहीं है। तो डॉपलर शिफ्ट का जो फिनोमिना है वो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज इन अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी, सो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम एज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 47 है, इफ द ऑब्जर्वर इज बीइंग चेज्ड बाय द सोर्स सो दैट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि सोर्स यहाँ पर है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे की तरफ जो है, सॉरी, ऑब्जर्वर इज बीइंग चेज्ड, सोर्स ऑब्जर्वर के पीछे है, बट सोर्स की वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बेसिकली हम दोनों के डिफरेंस को कहते हैं, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है ऑब्वियसली वो या तो 0 के बराबर है या दोनों की वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है ना, या तो ये दोनों बिल्कुल इकट्ठे मूव करते रहेंगे या फिर सोर्स ऑब्जर्वर को अप्रोच करना शुरू कर देगा और आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे
कि ऑब्जर्वर अभी भी मूव कर रहा है, सोर्स भी अभी मूव कर रहा है, लेकिन अब दोनों करीब आ गए हैं, सोर्स आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जर्वर के करीब आता जा रहा है, डिस्टेंस दोनों के दरमियान कम होता जा रहा है। तो अगर तो ये वाला फिनोमिना होता है तो इस केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, लेकिन अगर दोनों के दरमियान डिफरेंस बिल्कुल सेम ही रहता है तो फिर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मे इंक्रीज और इट मे रिमेन कांस्टेंट। अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ग्रेटर देन जीरो ही है तो फिर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, फिर हम सिर्फ इंक्रीजेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सिर्फ जीरो ही है तो फिर हम कहते हैं कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो से कम है तो इसका मतलब है सोर्स आहिस्ता आहिस्ता रिसीड करता जा रहा है ऑब्जर्वर से, उसके पीछे उसको चेज तो कर रहा था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर छूटता जा रहा है, तो उस केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वुड डिक्रीज। ठीक है, इस केस में यहाँ पर 47 वाले एमसीक्यू का डी ऑप्शन है। 48 है स्पीड ऑफ साउंड, a source of sound is moving towards a stationary observer with 1/10 the speed of sound। तो अपेरेंट और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का आप हमें रेशो निकाल के दें। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दिस, सोर्स मूव कर रहा है टूवर्ड्स, तो हमने डिनोमिनेटर में सोर्स की जो वेलोसिटी है वो हम माइनस कर देंगे, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो एफ ए ओवर एफ नॉट इसको हम सेपरेट कर दें, ये रेशो हमने कैलकुलेट करनी है। दूसरी तरफ सोर्स की जो वेलोसिटी है वो 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है, तो 1 माइनस 1/10 आप जब कर रहे हैं तो 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 विच गिव्स अस 9/10। तो आप यहाँ पर नीचे लिख देंगे 9/10 टाइम्स द वेलोसिटी, v से v कैंसिल हो जाएगा, रेशो आपके पास आ जाएगी 10/9 की। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 49 है रेशो ऑफ थर्ड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज्ड पाइप टू ओपन पाइप इज व्हाट। तो ओपन पाइप की जो थर्ड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि क्लोज्ड पाइप की जो थर्ड मोड होती है वो 5 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो रेशो क्या बनेगी इनकी 5/3 की। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 50 है एक स्टेशनरी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 165 हर्ट्ज है, स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया गया, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स यानी कि आपने λ/2 कैलकुलेट करना है। सो λ इज इक्वल टू v ओवर एफ, v क्या है यहाँ पर 330 है, डिवाइडेड बाय एफ क्या है 165 है। तो इसको जरा कैंसिल आउट करें, 5 पर अगर मैं डिवाइड करूं तो 5 3s are 15, 5 3s are 15 अगेन, ऊपर होगा 5 6 30 और 5 6 30, इसको दोबारा कैंसिल करें तो 2 मीटर्स, ये उसकी वेवलेंथ है। हमें λ/2 चाहिए, हाफ वेवलेंथ चाहिए, तो वो कितनी हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।